नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पैराडॉक्स फार्मेसी में। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था? दो लेक्चर्स में, दोनों लेक्चर्स में हमने पढ़ा फार्मास्यूटिक्स होता क्या है, फार्माकोपिया क्या होता है, व्हाट इज फार्मेसी, फार्मेसी क्या होती है। ठीक, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा डोजेस फॉर्म, क्यों ज़रूरत है और किस किस टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं। लेकिन जब हम उतने टाइप्स के डोजेस फॉर्म को बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो उससे पहले हमें ड्रग की स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ड्रग लाए और किसी भी एक्सपीरियंस के साथ मिलाएं और हमने डिलीवर कर दिए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए जब भी कोई डोजेस फॉर्म बनाने की जरूरत पड़ती है तो उससे पहले हम उस ड्रग की पूरी प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं प्री फॉर्मुलेशन में। प्री मतलब होता है बिफोर और फॉर्मुलेशन मतलब होता है टू मेक। ठीक है, तो बिफोर टू मेक, बनाने से पहले, दवा बनाने से पहले कुछ स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्री फॉर्मुलेशन। ठीक, प्री मतलब होता है बिफोर और फॉर्मुलेशन मतलब होता है टू मेक। अगर हम डेफिनेशन देखें इसके तो क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग कैरेक्टरिस्टिक बिफोर फॉर्मुलेटिंग इन डोजेस फॉर्म। किसी भी ड्रग को उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करना ही क्या होता है? प्री फॉर्मुलेशन। सबसे शॉर्ट्स में पढ़ते हैं हम लोग। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि हमें इसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, पहली चीज है कैरेक्टराइजेशन ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में दोनों आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। हम इन दोनों को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी क्यों? जैसे कि अगर हम मान लीजिए टैबलेट खाते हैं, ठीक, हमारे स्टमक में गया, वो कितना डिजोल्व हुआ, कितना सॉल्युबल है हमारे स्टमक एसिड के साथ। ठीक है, तो उससे पहले स्टमक में हम लोग मतलब हमें कंज्यूम करने से पहले ही हम उसकी स्टडी कर लेते हैं कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको कंज्यूम करेगा तो वो ड्रग कितना सॉल्युबल होगा उसके स्टमक में। ठीक, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? सॉल्युबिलिटी, उसके अलग अलग सॉल्वेंट्स के साथ हम लोग यूज करते हैं, पढ़ते हैं ये सारी चीजें। फिर आता है पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग है वो वाटर में कितना सॉल्युबल है, ठीक, नॉर्मल में कितना सॉल्युबल है और लिपिड में कितना सॉल्युबल है। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट दो अलग अलग टाइप्स के लिक्विड में हम लोग उसको देखते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है आयनाइजेशन ऑफ ड्रग। ड्रग कितना आयनाइज हो रहा है, किस पीएच पे हो रहा है, इसके अंदर हम लोग ये स्टडी करते हैं। दूसरा आता है, तीसरा आता है हमारा क्या है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में मतलब क्या कि ड्रग जब हम बना लिए तो ऐसा तो है नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, लेकिन वो कितने उसकी लाइफ स्पैन क्या हो जाएगी, ये किन सब चीजों पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर है, पीएच है, लाइट है, मॉइस्चर है, जो ड्रग है हमारा कितना स्टेबल है इनके प्रभाव में। ठीक है, आपने बहुत सारी दवाओं देखा होगा, डॉक्टर जब देता है तो कहता है कि इस सिरप को आप धूप में मत रखिएगा, स्टोर कूल इन ड्राई प्लेस में रखिएगा। ये सारी कंडीशन यही से आती है, स्टेबिलिटी। वो सब स्टेबिलिटी को अल्टर करती है, इसलिए हम लोग को इन सब का ध्यान देना पड़ता है, इसकी भी स्टडी करनी होती है। फिर आता है पार्टिकल साइज एंड मॉर्फोलॉजी। पार्टिकल साइज का मतलब कि जो ड्रग का पार्टिकल्स है वो कितना छोटा है, कितना बड़ा है। एब्जॉर्ब होने के लिए जितना छोटा रहेगा उतना बढ़िया होगा, फ्लो प्रॉपर्टी भी बढ़िया होगी। ठीक है, वही सारी चीजें इसमें भी स्टडी की जाती है। शेप है क्या, साइज क्या है, मॉर्फोलॉजी में शेप साइज वगैरह क्या है, जो भी है। फिर आता है सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज। सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग किस फॉर्म में है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, जो हमारा मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं। फिर इसमें जो मेन पॉइंट दूसरा आता है वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सिपिएंट। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें पता चल जाता है, जब हम प्री फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन से ड्रग के लिए हमें कौन सा एक्सिपिएंट यूज करना चाहिए। ठीक है, कितना उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितना उसकी कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं जब हम प्री फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग करते हैं। तो फिर आता है फॉर्मुलेशन डिजाइन। ठीक है, अगर हम इसको स्टडी नहीं करेंगे तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सी दवा को हम किस फॉर्मेट में दें, किस डोजेज फॉर्म में दें, लिक्विड, गैस, कैप्सूल, टैबलेट, जिस फॉर्म में देना होता है उसको, उसकी डिजाइनिंग में भी क्या करता है, इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है प्रोसेस डेवलपमेंट। जब हम प्री फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमें पता ये भी चल जाता है कि जो भी ड्रग है उसको किस प्रोसेस से ले जाना है। जैसे टैबलेट 3 प्रोसेस से बनाया जाता है। ग्रेनुलेशन मेथड में 2 आते हैं, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, और एक आता है डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, तो ये 3 मेथड है। ये 3 मेथड कौन डिसाइड करता है? यही डिसाइड करता है कि हमारा ड्रग कैसा है, कैसी हमें डोजेस फॉर्म चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्री फॉर्मुलेशन जब हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन से ड्रग का कैसा होगा।
ठीक है। इसमें आता है इसका गोल। अब क्या है गोल, क्यों जरूरत है, एक्चुअल गोल क्या है, टू मेक सेफ इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेज फॉर्म फॉर रेसिपिएंट। जो भी हमारे पास पेशेंट हैं उन सब के लिए सेफ एंड इफेक्टिव और स्टेबल डोजेज फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें आगे हमारा प्री फॉर्मुलेशन में। अभी तक हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था वहां पे, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, सॉल्युबिलिटी था, पार्टीशन कोफिशिएंट था, शेप था, साइज था, डिसोसिएशन कांस्टेंट था, बहुत सारी चीजें थी। तो उन सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसमें पहला पॉइंट क्या था हमारा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, पहली बात तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये दो फिजियोकेमिकल दो पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल और केमिकल। सबसे पहले हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल। तो फिजिकल में एक और पॉइंट आता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गोनेलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है उससे हम फील कर सके कि ये मटेरियल क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज इसके पास है, वो सारी चीजें। जैसे हम देख सकते हैं उसको, स्मेल कर सकते हैं, उसके टेक्सचर्स को फील कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। कलर देख सकते हैं, ऑर्डर, टेस्ट, टेक्सचर्स, ये सारी चीजें हम अपने सेंसरी ऑर्गन से ही पता कर सकते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है जनरली। इसके बाद आता है हमारे इसमें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी। और हमको पता है कि जितने ज्यादा डिसॉल्यूशन होगा उतना बढ़िया क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो व्हेन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीज। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी एक बहुत ही मेन पैरामीटर है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में। इसकी स्टडी हम जरूर करते हैं और ये बहुत सारे अलग अलग सॉल्वेंट में की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर में इसकी डिसोल्यूशन चेक की जाएगी, अलग अलग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए या नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए, सब में क्या हो जाती है, इसकी टेस्टिंग की जाती है। दूसरा पॉइंट आता है पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट को हम लोग किससे डोनेट करते हैं, के से। पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूट है, ठीक है, अगर टू इमिसिबल लिक्विड है, ऑयल और वाटर, ऑयल को ही लिपिड बोलते हैं, लिपिड ही ऑयल है। ठीक है, तो अगर ये दो फेज है इन दोनों का, अगर हम कोई उसमें सॉल्यूट डालते हैं तो वो दोनों सॉल्यूट किसमें कितना ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है 100 ग्राम क्या है, ये सॉल्यूट है। ठीक, हमारे पास क्या है, एक बीकर है, इसके अंदर नीचे की तरफ क्या है, वाटर है, और ऊपर की तरफ क्या है, ऑयल है। ठीक है, अब जो ये सॉल्यूट डालेंगे हम, इसे 100 ग्राम अगर इसमें सॉल्यूट डालेंगे तो कौन किसमें ज्यादा डिसॉल्व होगा। ठीक है, अगर वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हुआ तो वाटर में ज्यादा हो गया, ऑयल में ज्यादा डिसॉल्व हुआ तो ऑयल लिपिड सॉल्युबल ज्यादा हो गया। इससे भी हम लोग क्या पता चलेगा, सॉल्युबल कौन सा ज्यादा है, किसमें ज्यादा वो डिसॉल्व हो जा रहा है, ऑयल में तो लिपिड सॉल्युबल ज्यादा है, वाटर में तो वाटर सॉल्युबल ज्यादा है। वही चीज यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका दिया हो गया है, क्या है, के पार्टीशन कोफिशिएंट, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है, K इज इक्वल टू x अपॉन x ऑयल अपॉन x वाटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लिपिड फेज, ऑयल का मतलब क्या है, लिपिड फेज, लिपिड फेज में कितना डिसॉल्व हुआ और वाटर में कितना डिसॉल्व हुआ, यही क्या है, इसकी पार्टीशन कोफिशिएंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। कई जगह बुक में आयोनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ेंगे तो कई जगह डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ेंगे। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी कंपाउंड्स है हमारा, जो भी कंपाउंड्स हम लोग लेंगे वो कितना आयोनाइज्ड है और कितना अनआयोनाइज्ड है, दोनों हमारे फॉर्मुलेशन के लिए बेनिफिट और हार्मफुल है। ठीक है, कि अगर कोई एक चीज़ में बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ में कम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चूज करेंगे कि प्री फार्मुलेशन में, प्री फार्मुलेशन तो हम लोग वो पता कर लिए, तो जो फॉर्मुलेशन करेंगे प्री फार्मुलेशन के बाद उसके अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे कि कैसा हम लोग फार्मुलेशन बनाएंगे। तो इसमें क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कन्वर्जन ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। अब हमें जरूरत क्यों है भाई आयोनाइज से अनआयोनाइज में जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर हमारा ड्रग पहले ही आयोनाइज्ड हो जाएगा तो फिर वो एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होगा, एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम क्या होगी भाई, प्रॉब्लम ये होगी कि पहले से आयोनाइज्ड है तो फिर हमें फर्दर दिक्कतें आएंगी, वो जो ड्रग था जो उसका एक्चुअल थेरेप्यूटिक इंडेक्स था वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक,
अनआयनाइज्ड ड्रग या अनआयनाइज्ड फॉर्म। अनआयनाइज्ड फॉर्म में क्या है, लिपिड सॉल्युबल ज्यादा होते हैं। जो अनआयनाइज्ड होता है वो क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल। और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं उनको बोलते हैं लिपिड लवर या लिपोफिलिक। इसको क्या बोलते हैं, लिपिड लवर या लिपोफिलिक। अगर लिपोफिलिक है, लिपिड सॉल्युबल है, तो हमारा क्या होगा, जो भी ड्रग होगा क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेम अनआयनाइज्ड फॉर्म क्या है, आयनाइज्ड फॉर्म क्या है, वाटर सॉल्युबल यानी हाइड्रोफिलिक, जो वाटर लविंग सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, जो भी चीजें हैं। ठीक है। जो क्या है हाइड्रोफिलिक, उसको बोलते हैं वाटर लवर। इसके वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इसको प्रूव करने के लिए हेंडरसन हेसलबैच ने एक इक्वेशन दिया था। ठीक है। उस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, जिसको बोलते हैं पीके कांस्टेंट वगैरह से हम लोग लेते हैं नॉर्मली, पीके बोलते हैं हम लोग। पीके कांस्टेंट भी कई जगह एग्जामिनेशन में पीके कांस्टेंट करके भी आता है। व्हाट इज पीके कांस्टेंट, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, कि जो भी हमारा कंपोजिशन था वो कितने भागों में टूटा और कितने भागों में नहीं टूटा। तो जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं उनके लिए उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था, pH इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयनाइज्ड अपॉन आयनाइज्ड। ठीक है। दूसरा क्या है, बेसिक pH इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग अनआयनाइज्ड फ्रॉम आयनाइज्ड। ये फॉर्मूला है, ये याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में पूछता है व्हाट इज द हेसलबैच इक्वेशन। ठीक है। तो ये इक्वेशन कॉमनली पूछ लेता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि क्यों ऐसा है, कुछ एग्जांपल देखें कि भाई जो वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड क्या है, अनआयनाइज्ड एट ऑल pH। ठीक, ये क्या होता है, अनआयनाइज्ड होता है 8 से ज्यादा। ठीक। मॉडरेटली वीक एसिड क्या है, अनआयनाइज्ड एट गैस्ट्रिक pH। हमारे गैस्ट्रिक pH पे क्या होता है, अनआयनाइज्ड होता है। इसका पीके कांस्टेंट क्या है, 0.5 टू 7.3 से कम। ठीक। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब आपको पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में जाता ही क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। मैक्सिमम टाइम पे वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। ठीक है। तो क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग, 0.5 से भी कम है उसका। फिर आता है एग्जांपल एक वेरी वीक बेस का। वेरी वीक बेस अगर ड्रग है हमारा, तब क्या होगा, अनआयनाइज्ड एट pH। ठीक है, लेस देन 5। मॉडरेटली वीक बेस, मॉडरेटली वीक बेस का मतलब एक न ज्यादा है ना ही कम है। ठीक है। अनआयनाइज्ड एट द इंटेस्टाइन pH। हमारे जो इंटेस्टाइन pH है उस पे क्या होता है, अनआयनाइज्ड होता है और 5 से 11 के बीच में पीके कांस्टेंट होता है उसका। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो ये क्या होता है, अनआयनाइज्ड एट ऑल pH, इसका क्या होता है, 11 से ज्यादा होता है पीके कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का मतलब, स्टेबिलिटी हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि मान लो अगर हम टैबलेट खा रहे हैं, ठीक है, हमने ओपन किया और मॉइस्चर से इंटरैक्ट करके क्या पता उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो जाए या फिजिकल चेंजेस हो जाए, तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही बैड इम्पैक्ट है। इसी के लिए स्टेबिलिटी की भी टेस्टिंग की जाती है। स्टेबिलिटी में 2 चीज टेस्टिंग होती है। पहला क्या होता है, केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी में हम लोग टेस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग इसमें, डिग्रेडेशन अंडर वेरियस कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में जो हमारा कंपाउंड है वो डिग्रेड तो नहीं हो रहा। जैसे कई सारे कंपाउंड आपने देखा होगा कि जब हम लोग जैसे सिरप आप लेते हैं, सिरप में क्या होता है, आप खोल के रखते हैं, 2-4 बार खोलते हैं, 5 बार खोलते हैं, तो उसके जो कैप्स होता है उसके ऊपर देखेंगे आपने रफनेस की, जो सिरप तो एकदम स्मूथ होता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, रफनेस आने लगती है। वो क्या है, डिग्रेडेशन है। तो वो सारी चीजें चेक होती हैं, चाहे वो हर चीज में, टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, हर चीज में वैसे ही कुछ चेक होती है कि किसके बेसिस पे, टेम्परेचर पे वो स्टेबल है कि नहीं है, किस पर्टिकुलर pH पे स्टेबल है कि नहीं है, लाइट के सोर्स में, मतलब कि अगर सनलाइट आ रही है उस बॉटल पे या उस मेडिसिन पे तो उस पे स्टेबल है कि नहीं है। मॉइस्चर, जो हमारे एयर में मॉइस्चर्स है, जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमारे एयर में इंटरैक्ट हैं, इनकी वजह से तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। वो सारी चीजें इसमें की जाती है केमिकल स्टेबिलिटी में। ये बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और फैक्टर अफेक्टिंग में भी हम लोग क्या लिखेंगे, यही 4 पॉइंट लिखेंगे। व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी में टेम्परेचर, pH, लाइट, मॉइस्चर्स। ठीक है। कुछ फिजिकल स्टेबिलिटी में क्या होता है, फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग टू फिजिकल चेंजेस। जो हम ड्रग को जिस फॉर्म में फॉर्मुलेट करें उसी फॉर्मुलेट में वो स्टे करें। कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन फॉर्म में कुछ चीज बनाए रहते हैं, कुछ समय बाद उसमें सॉलिड पार्टिकल के छोटे छोटे पार्टिकल उसमें सस्पेंडेड हो जाते हैं। रहता सॉल्यूशन है, सॉलिड पार्टिकल आ जाते हैं तो वो बन जाता है सस्पेंशन। तो हमें जरूरत नहीं है, जिस फॉर्मुलेशन में हम लोग जिस चीज को बनाते हैं उसी फॉर्मुलेशन में वो ज्यादा दिन तक रहे, ज्यादा उसकी लाइफ स्पैन बने, यही हमारे लिए बेनिफिट होता है।
तो फिजिकल चेंजेस में भी क्या होता है, शेप है, साइज है, ठीक है, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आप स्टडी करते हैं, पार्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। इसके अंदर पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर दिया था। और फैक्टर अफेक्टिंग जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग पार्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या आप लोग लिख सकते हैं, शेप, साइज, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं एब्जॉर्प्शन पे, सॉल्युबिलिटी पे, डिसोल्यूशन पे, डिसइंटीग्रेशन, हर चीज पे डिपेंड होता है ये चीज, ठीक है। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग में भी यही सारे पॉइंट आते हैं। हम फैक्टर अफेक्टिंग बता नहीं रहे हैं इसमें। फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है कि खुद से समझ लेना वो बातें हैं कि भाई ये टेम्परेचर है, अगर ये सारी चीजें हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो यही मेन है फैक्टर अफेक्टिंग। अगर ये दिक्कत आएगा तो हमारा ड्रग भी क्या हो जाएगा, दिक्कत में आ जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट में एक टर्म आया था पीएच। ये पीएच क्या है, पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पावर, ठीक है। ये करता क्या है, मोस्टली पीएच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस वेदर एसिडिक और बेसिक। जो भी सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, उसको पहचानने के लिए कि ये एसिडिक है या बेसिक है, हम लोग पीएच का यूज करते हैं, ठीक है। क्या पीएच हैज मेजर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। जो हमारा पीएच अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, पढ़ा था हमने, क्या देखा था, वीक एसिडिक, वेरी वीक एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, बेसिक, इन सारी चीजों में क्या था, पीएच था। पीएच भी इसीलिए से बहुत ज्यादा क्या इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या, जितना बेहतर सॉल्युबिलिटी होगी उतना बढ़िया हमारे लिए बेनिफिट होगा, उतना बढ़िया ड्रग काम करेगा। उसी के बाद एक और इसमें पॉइंट आता है, सॉल्युबिलिटी में ही एक छोटा सा पॉइंट आता है, वो पॉइंट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मास ट्रांसफर ऑफ सॉलिड मटेरियल इनटू द लिक्विड मटेरियल्स, ठीक है। मास का मतलब क्या है, कुछ मास ट्रांसफर ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। जो भी मटेरियल है उसको अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो किस फेज में चला जाता है, सॉल्यूशन फॉर्म में। पहले किस में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। तो मास ट्रांसफर ऑफ, यहीं पे हम लोग मास ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। डेफिनेशन और बन जाता है कि जब हमारी सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कोई चीज कन्वर्ट कर देते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोल्यूशन, ठीक है। होता क्या है, एग्जांपल है हम लोग का ग्लूकोज का। हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, वो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में, और किस फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड फेज में, क्लियर सॉल्यूशन के फॉर्म में चला जाता है। इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। जितना बेहतरीन डिसोल्यूशन होगा उतना बढ़िया क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा उतना ज्यादा मास ट्रांसफर लिक्विड में होगा और उतना बेहतर क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी इंक्रीज हो गया, उतना बेहतर सॉल्यूशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसके बाद से क्या है, एब्जॉर्प्शन। जितना बेहतर सॉल्यूशन, जितने पार्टिकल्स छोटे उतना बढ़िया एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में, उतना बढ़िया ड्रग एब्जॉर्ब होगा और हमें उसका थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। एक पॉइंट इसमें एक और आता है, ठीक है, एक ड्रॉबैक है, कॉमन आयन इफेक्ट। जब हम इसकी स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी की तो उसमें एक और पॉइंट आता है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड का एक पर्टिकुलर आयन, उसके कई सारे आयन एक ही जैसे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाते हैं नीचे की तरफ। जो भी सॉल्यूशन, मान लीजिए हम क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं AgCl, ठीक है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग NaCl, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्लोरीन किसमें है, NaCl में भी है, ठीक है, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक, NaCl। अगर ये टूटेगा तो किस भाग में टूटेगा, Cl-। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन फॉर्म करने लगते हैं। तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब यही है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरेंगली सॉल्युबल साल्ट, स्पैरेंगली मतलब वो जो बहुत कम सॉल्युबल होता है उसके, सॉल्युबल साल्ट डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब ये और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो बाकी सारी चीजें तो डिक्रीज ही हो जाएंगी ना। तो क्लोरीन का इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है, जिससे AgCl में क्लोरीन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। यही होता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टिकल साइज और मॉर्फोलॉजी। पहले तो हम ये देखते हैं कि फिजिकल फॉर्म में ही पार्टिकल वगैरह हम लोग जो भी पढ़ेंगे भाई, तो फिजिकल फॉर्म है क्या। फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, स्टेट ऑफ मैटर हमने सब में पढ़ा है, तो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन जब हम डोजेज फॉर्म पढ़ते हैं, प्री फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो फॉर्मुलेशन के लिए जो फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग सेलेक्ट किया जाता है वो क्या है, सॉलिड, ठीक है। क्या है वो, सॉलिड फॉर्म को सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है किसी भी फॉर्मुलेशन को डेवलप करने के लिए। तो ये सॉलिड है क्या, सॉलिड हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं, हम लोग स्टार्टिंग्स में ही पढ़े हैं, स्कूलिंग टाइम पे भी, स्टेट ऑफ मैटर में
क्या होता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड पार्टिकल्स के, उनकी अरेंजमेंट एकदम फिक्स्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनका जो बीच की गैप होगी वो भी फिक्स होगी। लैटिस अरेंजमेंट होता है, 1 by 1 करके इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, लेकिन इन द एमॉर्फस सेम अरेंजमेंट क्या होता है कि वो इधर उधर होता है, वो फिक्स नहीं होता है कि फिक्स लोकेशन पे नहीं होता है किसी भी उसके एलिमेंट्स में। फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता है। क्या होता है कि जो अगर इसका सारी चीजें फिक्स्ड है, सॉलिड अरेंजमेंट में क्या है, लैटिस अरेंजमेंट है और इसके अरेंजमेंट फिक्स्ड है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा हर पर्टिकुलर सॉलिड फॉर्म के लिए क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सॉलिड कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 109 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 109 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। ठीक है, लेकिन अमॉर्फस में ऐसा नहीं है। उनके जो अरेंजमेंट है, इनके डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है, वेरीज करता है। वेरिएबल्स बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, ये बहुत ही कम स्टेबल है, स्टेबल बहुत कम रहता है ये। ठीक है, सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट इसका स्लो हो जाता है। अगर ये फिक्स्ड है तो इसको तोड़ने में हमें समय ज्यादा लगेगा, सॉल्युबल कराने में, इसके इसी कंपाउंड से निकलने में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है एमॉर्फस में। ठीक है, और क्या होता है, ये जो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी में इसके पार्टिकल साइज है, पार्टिकल शेप है, सरफेस एरिया है, ये सारी चीजों को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट हमारा है पार्टिकल साइज। पार्टिकल की साइज क्या है, जो भी हम सॉलिड फॉर्म यूज कर रहे हैं उनमें वो सॉलिड फॉर्म का जो साइज है, किस साइज में हम लोग उसको यूज करेंगे, तो उसी के डायमेंशन, उसके डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन का मतलब क्या है, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, ठीक है, इन सारी चीजों का इसका इंपैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। पार्टिकल साइज छोटा बड़ा होने की वजह से भी हमारा जो भी कंपाउंड है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे सॉल्युबिलिटी का इंपैक्ट पड़ता है, अगर पार्टिकल बहुत ही बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी लेट होगी, बहुत छोटा है तो जल्दी जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। डिसोल्यूशन भी, बायो अवेलेबिलिटी, जितना पार्टिकल छोटे छोटे होंगे सर्फेस एरिया उतना ज्यादा होगा, तो लार्ज सर्फेस एरिया मिलेगा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। पार्टिकल साइज को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, पार्टिकल साइज अगर हमारी डिक्रीज होगी, जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, सोलिबिलिटी, जितना छोटा पार्टिकल साइज उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, सोलिबिलिटी। फिर आता है क्या होता है, अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटे छोटे हैं तो क्या होगा, मिक्सिंग में आसानी होगी। ठीक है, जब भी हम दवाओं का मिक्सिंग करेंगे, जब इंडस्ट्री में मिक्सिंग होगी तो क्या होगी, आसानी होगी। अफेक्ट फ्लो रेट, जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब पाउडर अगर है उसके ऊपर पाउडर आप डालते हैं तो जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है, जैसे डाइस पंचेस वगैरह हैं जो इंडस्ट्री में बनेंगी, तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। टैबलेट्स बनाना है तो ऐसा थोड़ी है कि स्टिकी होना चाहिए, स्टिकी नहीं होना, जितनी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़िया रहेगी उतना जल्दी मशीनों में क्या होगा, ये पाउडर रन करेगा। तो इसीलिए पार्टिकल साइज डिक्रीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको बहुत सारे प्रोसेस से हम लोग डिक्रीज कर लेते हैं, साइज रिडक्शन हो गया, सीविंग हो गया, बहुत सारे जैसे कि हैमर मिल्स वगैरह का यूज करके हम लोग पार्टिकल साइज को डिक्रीज कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक, कैन बी हार्म्ड बाय हीट, एटमॉस्फेयर और लाइट। ठीक है, मतलब क्या है कि ये ससेप्टिबल होता है किसके, हीट के, एटमॉस्फेयर के, लाइट के। ठीक है, जितना पार्टिकल छोटा होगा हीट सेंसिटिव भी उतना ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई हीट सेंसिटिव पार्टिकल्स है, बड़ा है, तो उसके अंदर के पार्टिकल थोड़ा कम सेंसिटिव होंगे, लेकिन जब उसको भी तोड़ के हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल कर देंगे तो सारे अलग अलग सेंसिटिव हो जाएंगे। वही चीज बता रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि बस छोटा होने पे सब बेनिफिट्स ही है, कुछ हमारे लिए क्या है, हार्मफुल इफेक्ट भी ये शो करते हैं। जैसे हीट हो गया, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर वगैरह हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गई, लाइट हो गया, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, इन सारी चीजों का किस पे इंपैक्ट डालते हैं, स्टेबिलिटी पे। जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल का साइज है, ठीक है, जितना कम हो जाएगा तो उसके स्टेबिलिटी पे भी असर डालता है। ठीक है, किस कंडीशन में, हीट, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, इन सारी चीजों के अगर कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं है उसके लिए तो क्या होगा, स्टेबिलिटी पे हमारे असर आएगा। इसी में आता है पार्टिकल साइज। जब हम डिक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। मान लीजिए कि हमारा एक पार्टिकल, बड़ा सा पार्टिकल था, इसको हमने कई भागों में तोड़ दिया तो ये छोटे छोटे बहुत सारे भाग आ जाएंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो बहुत सारे पार्टिकल का जब अलग अलग सरफेस एरिया निकालेंगे तो इससे ज्यादा हो जाता है। टोटल सरकमस्टांसेस होता है ये, मतलब क्या होता है, टोटल एरिया होता है।
जनरली, ठीक। तो अगर मान लीजिए स्क्वायर था तो एक का ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से एक ये हो गया, और ये इसका हो गया यहाँ से ये, तो इतना बड़ा एरिया हो गया लेंथ में। अगर ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का ये हमारा हो गया, ठीक। तो ऐसे सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा तो क्या हमें एक तरह से क्या हो जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, डिसोल्यूशन रेट वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पार्टिकल शेप, ठीक है। जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनके शेप कैसा हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, स्क्वायर है, सर्कल है, और जो भी शेप हमारे पॉसिबल होते हैं किसी भी शेप में पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, बस ये है कि ओवरऑल ऑल डायमेंशन ऑफ पार्टिकल, जो भी डायमेंशन हो सकते हैं पार्टिकल के वो सारे शेप में आ सकते हैं। इसके बाद एक इसमें पॉइंट आता है, वो आता है फ्लो प्रॉपर्टीज, ठीक है। पाउडर का फ्लो कैसा है, जो भी मान लीजिए हम पार्टिकल साइज डिक्रीज करेंगे तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, तो उसका फ्लो कैसा है, उसकी फ्लो चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बेनिफिट क्या है, अगर फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो जो हमारी इंडस्ट्री में फॉर्मुलेशन बढ़ रही है उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, मिक्सिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। फ्लो रेट अगर घट जाएगा, प्रॉपर्टी का मतलब है कि फ्लो रेट, ठीक है। अगर फ्लो रेट भी घट जाएगा तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ मिक्सिंग, मान लीजिए मिक्स कर रहे हैं, फ्लो अच्छा से नहीं हो रहा है, तभी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए पाउडर है, दूसरे पाउडर में मिला रहा है तो इसका फ्लो अच्छा नहीं है, ये बल्क फॉर्म में हो जा रहा है तो भी ये खराब है, ठीक है। तो वो भी यूनिफॉर्मिटी भी डिक्रीज हो सकती है। इसको पता करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमेशा पूछता है बी फॉर्म के क्वेश्चंस में, तो मैक्सिमम पूछा हुआ है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली होता ये है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है कि थीटा tan थीटा इज इक्वल टू n बाई आर। एन का मतलब होता है कि हाइट ऑफ पाइल, और आर का मतलब होता है रेडियस। अगर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक फनल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये फनल है, ये ट्राइपॉड पे हमने लगा दिया, इस फनल से हमने क्या किया, पाउडर को डाल दिया। जब पाउडर डालते हैं तो कुछ पाउडर ऐसे ऐसे करके ऐसे बनता है, ठीक है। तो जो ये टोटल हाइट होती है ये क्या हो गया, इससे यहाँ का ये रेडियस हो गया हमारा, ठीक है। ये टोटल रेडियस हो गया, ये क्या हमारा हो गया, एंगल हो गया, एंगल हो गया, और जो ये टोटल कितनी हाइट तक था ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि हमारा जो पाउडर है वो कितना ज्यादा फ्लो करेगा, मतलब किसी के ऊपर अगर उस पाउडर को अगर मिक्सिंग करेंगे तो उसका फ्लो रेट कितना होगा, कितना बेहतर होगा, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे कि हाइट ऑफ पाइल, ये कितनी हाइट तक, ये इसमें से जब हम पाउडर गिराया इस फनल से तो कितना ऊपर तक वो रुका था, ठीक है, वो टोटल हाइट हो गई। रेडियस मतलब उन्होंने कितना सरफेस कवर किया रेडियस में। फिर आता है कि थीटा, थीटा मतलब एंगल, कि उसका एंगल क्या बना। कई बार क्या होता है कि ऐसे पाउडर रुकेगा, कई बार ऐसे रुकेगा, कई बार एकदम नीचे की तरफ रुकेगा, तो ये एंगल की बात करता है, ये थीटा एंगल में आता है, tan थीटा, ठीक है। हम लोग कुछ, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्लो प्रॉपर्टी में जो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, 25 to 30। जो इसकी वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू 25 से 30 के बीच में है तो उस पाउडर को बोलेंगे कि एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी इसकी है, ठीक है। 31 से 35 के बीच में आ रही है तो क्या बोलेंगे, गुड है। फेयर क्या है, 36 से 40 तक जो आएगा वो क्या है, फेयर है। पॉसिबल मतलब फनल से कैसे भी पास हो जा रहा है, ठीक है, नॉर्मली पास हो जा रहा है, वो सारी चीजें, वो क्या है कि 41 से 45 के बीच में उसकी वैल्यू आएगी। जो पुअर होगा वो 46 से 55 बहुत मशक्कत से पास हो रही है। फिर वेरी पुअर, ये बहुत ज्यादा भी मशक्कत लग रहा है, 56 से 65 के वैल्यू बीच में इनके एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू आती है। तो ये हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज है। इससे हमें फायदा यही होता है कि जो प्रोडक्शन होता है, जितनी बेहतर फ्लो रेट होता है उतनी बढ़िया मिक्सिंग होती है और उतनी कंपनी में हमारे काम तेज चलते हैं, ठीक है। मिक्सिंग अगर स्लो हो जाएगी तो आगे का प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। कितने वॉल्यूम में कितना मास है, यही क्या है हमारा डेंसिटी है, ठीक है। रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। मास किस में होता है, हमेशा ग्राम में होता है, वेट में होता है, ठीक है। वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में होता है। डेंसिटी के अंदर जब हम लोग फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं तो फॉर्मुलेशन में दो डेंसिटी पढ़ी जाती है, टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी वो होती है जिसमें वॉइड वगैरह सब कुछ होता है। मतलब क्या है कि एक मेजरिंग सिलेंडर लिए, उसमें हमने क्या किया, मेजरिंग सिलेंडर में क्या होता है, पहले से मार्क्ड होता है कि इतने ml तक है, उसमें हमने क्या किया, पाउडर डाल दिया, जहां तक आया वो हमारा बल्क है, ठीक है। फिर उसको हमने टैप्ड कर दिया तो आपने देखा होगा कि जो पाउडर होता है और नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है और उसमें से वॉइड स्पेस जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो जो वो कम हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टैप डेंसिटी, और जो एक्चुअल होता है मतलब हमने बस बेसिक सिलेंडर लिया, पाउडर डाल दिया, जहां तक आया वॉल्यूम वो हमारा क्या हो गया, बल्क डेंसिटी। तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं बल्क डेंसिटी। इसको बोलते हैं हम लोग पोर डेंसिटी भी बोला जाता है। पोर डेंसिटी मतलब जनरली डाले और हमें मिल गया, है क्या। मास ऑफ पाउडर डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसमें कितना पाउडर है वो हमारा हो गया, ठीक है, बल्क डेंसिटी। इसी में आता है ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी को ही बोलते हैं ट्रैप डेंसिटी, ठीक है। टैप डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी एक ही है हमारा। इसमें है क्या, मास ऑफ पाउडर डिवाइडेड बाय ट्रू वॉल्यूम, ठीक है। एक्सक्लूड वॉइड, जो स्पेस उसमें है अगर हम उसमें ऐसा करें कुछ वाइब्रेट करा दें या फिर उसको टैप कर दें, टैप कर देंगे तो क्या होगा, जो पाउडर होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा और नीचे की तरफ बैठेगा, उसमें से वाइड स्पेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब वो खत्म हो जाए तो उसके बाद जो उसका वॉल्यूम आता है उसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रू डेंसिटी में, ठीक है। ये इंपैक्ट किस पे करते हैं सब, ट्रू डेंसिटी का फार्मूला हो गया, ट्रू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन ट्रू वॉल्यूम। अब हमारा आता है इसमें, ये हम पढ़ते क्यों हैं, एक्चुअली जो डेंसिटी होती है ये भी फ्लो प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा अल्टर करती है, ठीक है। कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, कार इंडेक्स फॉर्मूला और हर्सनल रेशियो, ठीक है। ये रेशियो है हर्सनल रेशियो। इन्होंने ये दो फॉर्मूला दिया हुआ है कि फ्लो प्रॉपर्टी कब बढ़िया रहेगी कब खराब रहेगी। टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपन टैप डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इस फॉर्मूला को डालते हैं हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद, इस फॉर्मूला जो इक्वेशंस आते हैं इस इक्वेशंस पे हमारा क्या है ये पता चलता है कि जो पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी है वो एक्सीलेंट है, गुड है, वेरी गुड है, वेरी बैड है, वेरी पुअर है, इस पे पता चलता है। सेम डेंसिटी यहाँ पे भी होता है, हर्सनल रेशियो में भी टैप डेंसिटी अपन बल्क डेंसिटी, इससे भी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो डेंसिटी हमारी आती है, जो एक्चुअल वैल्यू आती है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पाउडर कितना फ्लोएबल है, कितनी फ्लोएबिलिटी कितनी ज्यादा है और कितना कम है, ठीक है। इसके लिए मैं स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग को एक चार्ट, उस चार्ट को देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल है कि कितना अगर वैल्यू आएगी, किसके वैल्यू अगर वैल्यू वेरीज कर रही है किसके किसके बीच में, तो फ्लो ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर कैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें सॉलिड, शेप, साइज, डेंसिटी, ऑर्गेनल ऑप्टिक, बहुत सारे पॉइंट्स हमने उसमें पढ़ा, ठीक है। उसके बाद से आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो कि मेनली इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या करना है, ठीक है। पहला आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन, किसी भी कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन जो करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो कई बार क्या होता है, जो ड्रग होता है वो एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है इससे वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। अब उस मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या है कि टोटली इसमें ये है कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल है और OH C2H5OH, ये क्या है, एक अल्कोहल है, ऑक्सीजन हमने इसमें जोड़ा और क्या बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सेम एज इट इज रिडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट होता है रिडक्शन। मान लीजिए कोई ड्रग्स है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है क्या पता वो रिड्यूस हो जाए किसी कंपाउंड से रिएक्ट करके, इसलिए इन सब की स्टडी भी की जाती है कि कैसा रिडक्शन है, कैसा ऑक्सीडेशन है इसका। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन होता है मोस्टली ये होता है, तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है फॉर्मुलेशन से। तो हम अपने जो भी कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है उसको किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट कर लिया जाता है, किसका यूज करके, एंटीऑक्सीडेंट का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन इनॉन्सियोमर इनटू अनदर। मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, तो हमने ग्लूकोज में भी 2 फॉर्म आता है, एल फॉर्म और डी फॉर्म। तो एल फॉर्म का कन्वर्जन करते हैं हम डी फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, एक इनॉन्सियोमर का दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। इससे भी क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या किस पे पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है उसके कैपेबिलिटीज पे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक कंपाउंड क्या है कि उसका
इफेक्टिवनेस कम है, तो उसमें अगर उसके फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस कर दें या उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर दें तो उसका क्या हो जाता है, कंपाउंड की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, इफेक्ट उसका अच्छा हो जाता है। इसके लिए अभी ये जरूरत पड़ता है, रेसिमाइजेशन भी हम लोग चेक करते हैं और इंपॉर्टेंस होता है बहुत ज़्यादा। पॉइंट आता है हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन एक तरह से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसा क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ये हो रहा है कि आइडेंटिकल कंपाउंड, एक जैसे कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इसकी भी स्टडी की जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये भी हमारे फॉर्मुलेशन में, प्री फॉर्मुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलीमराइजेशन। कहीं ऐसा ना हो कि एक जैसे कंपाउंड एक जैसे जोड़ने लगे और आपस में कॉम्प्लेक्स बना ले, तो वहाँ पे बल्क होने स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें इसकी भी स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बीसीएस क्लासिफिकेशन। बीसीएस का मतलब होता है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये किसके बेसिस पे है, यूएसपी। यूएसपी क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जैसे इंडियन फार्माकोपिया था वैसे ही यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने क्लासिफिकेशन दिया है ड्रग के सिलेक्शन पे, कि कैसा ड्रग रहेगा तो कैसा सिलेक्शन होगा, ठीक है। इन्होंने 4 क्लास बताई है। मतलब क्या है इसका, यूज टू डिफरेंशिएट द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। यूएसपी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बीसीएस क्लासिफिकेशन में ड्रग को किस डिफरेंशिएट किया गया है 4 क्लास में, किसके बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी पे, ठीक है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है पेनिट्रेशन, जो हमारे जैसे कि जो भी ड्रग्स है हमारे स्किन को कैसे पेनिट्रेट करेगी, चाहे हमारे स्टमक में कैसे पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब होगी। जितना बेहतरीन परमिएबिलिटी होगी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें पहला क्लास आता है क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में क्या होता है कि ऐसा ड्रग जिसका सॉल्युबिलिटी भी हाई हो और परमिएबिलिटी भी हाई हो, परमिएबिलिटी भी हाई हो, ठीक है। सेम सेकेंड क्लास में सॉल्युबिलिटी लो है लेकिन परमेबिलिटी हाई है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर ड्रग में, अगर हमें इसको ड्रग में वो कराना है, बनाना है, फॉर्मुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लो सॉल्युबिलिटी है तो हम इसमें क्या डाल देंगे, सॉल्युबिलिटी एनहांसर डाल देंगे, जिससे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, परमेबिलिटी पहले से ही इंक्रीज थी। थर्ड में आ जाएंगे, क्लास थर्ड में क्या है कि सॉल्युबिलिटी हाई है, ड्रग सॉल्युबल तो स्टमक पीएच में सॉल्युबल आराम से हो जा रहा है, लेकिन वो परमिएबल नहीं है, अच्छा परमिएशन नहीं है उसका। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लोग परमेबिलिटी एनहांसर, ठीक है। जो क्या करेगी, इसमें जो हमारा व्हीकल रहेगा, सॉल्वेंट व्हीकल रहेगा, वो क्या रहेगा, उस लिपिड का व्हीकल यूज कर लेंगे जो कि हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके एब्जॉर्प्शन अच्छा करा देंगे। फिर आता है क्लास 4। क्लास 4 में क्या है कि सॉल्युबिलिटी लो है, सॉल्युबिलिटी भी कम है और परमेबिलिटी भी लो है, यानी ये दोनों कम है, ठीक है। तो बहुत कम केसेस में ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इनको भी जब यूज करना रहता है तो इनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट वगैरह का यूज करके इनको इनकी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के बीसीएस क्लासिफिकेशन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम बी फार्म के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक। आता है फिर इसका सिग्निफिकेंस, इसका फायदा क्या है। फायदा ये है कि यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, ठीक है। किसमें यूज होता है ये, जब भी डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो हम पता कर लेते हैं कि भाई जो क्लास फर्स्ट है ये ड्रग कैसा है, अगर अच्छा सॉल्युबल है, अच्छा परमिएबल है तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो प्री फॉर्मुलेशन में ये स्टडी होने की वजह से हमारी फॉर्मुलेशन और आसान हो जाती है, डोजेज फॉर्म बनाना और आसान हो जाता है, ठीक। इफेक्ट ऑन बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी क्यों इफेक्ट करता है भाई, परमिएबल, जितना बेहतरीन परमिएबल होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में हमारा ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी भी हो गया। फिर क्या, यूज टू स्टडी IVIVC, ठीक है, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, ठीक है। ये ड्रग को हमारे बॉडी में जाने के बाद भी उसकी स्टडी कर सकते हैं इसके थ्रू, और ड्रग का बॉडी में डालने से पहले, ठीक है, भी हम इसका स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं इन विट्रो। जब बॉडी के बाहर ड्रग की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं इन विट्रो स्टडी, और जब ड्रग का बॉडी के अंदर स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं इन विवो स्टडी,